इस एपिसोड की शुरुआत में हमने देखा कि युहाओ और काइटो को स्पेशल सोल्जर प्रोग्राम में ले लिया गया था और वहां उनकी ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा डेडिकेशन के साथ कराई जा रही थी और उनसे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स इंस्पायर भी होते हैं। उन्हें प्रैक्टिस और कल्टीवेशन करते करते 2 साल बीत जाते हैं और वो दोनों अब काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए हैं सोल गाइड टूल्स को चलाने में। अब 2 साल बाद अचानक से एक दिन युहाओ, बीबी, नानन, संशी, वैंग डोंग, शाओ शाओ के आगे डीन शाओ आते हैं जो उनको तुरंत ड्रैगन गॉड एल्डर म्यू के पास चलने को कहते हैं। ड्रैगन गॉड एल्डर म्यू मरने की हालत में है और बस कुछ ही देर में वो मरने वाले हैं। एकेडमी के छोटे बड़े सभी टीचर्स और स्टूडेंट्स इनके कैबिन के बाहर हैं और सभी को बहुत ज़्यादा दुख है। ड्रैगन गॉड एल्डर म्यू ने इन 7 बच्चों को इसलिए बुलाया है क्योंकि ये साथ ही इस श्रेक एकेडमी के श्रेक डेविल्स हैं और श्रेक एकेडमी का फ्यूचर अब इनके भरोसे ही है। सभी काफ़ी ज़्यादा रो रहे हैं और मरते हुए ड्रैगन गॉड एल्डर म्यू खांसते हुए अपनी आखिरी स्पीच इन्हें देते हैं। वो मास्टर शान से कहते हैं कि मैंने तुम्हें एक मोटो दिया था और उसे तुम्हें याद रखना होगा। तुम्हें एरोगेट, इम्पेशेंट और इम्पल्सिव नहीं होना है और हमेशा सत्य और धर्म के रास्ते पर चलना है। अब वो अनाउंस करते हैं कि मेरी मौत के बाद सी गॉड पवेलियन के मास्टर शान होंगे, सोल गाइडिंग डिपार्टमेंट के डिप्टी डीन फैन यू होंगे। वो फिर संशी और नानन की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि तुम दोनों मुझे माफ कर देना, मैं तुम दोनों पर इतना ध्यान नहीं दे पाया जितना मैंने बाकी ऊपर दिया, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों टैंग सेक्ट को ज्वाइन करो। 10,000 साल पहले टैंग सेक्ट ने हमारी सेक्ट का नाम इतना ज़्यादा ऊंचा कर दिया था और टैंग सेक्ट बहुत ज़्यादा बड़ी सेक्ट थी, लेकिन जैसे जैसे समय बीता टैंग सेक्ट डिक्लाइन होने लगा और अब टैंग सेक्ट खत्म सा होता जा रहा है। मुझे बहुत दुख होता है। टैंग सेक्ट की कंडीशन को देखकर बीबी चाहता है कि टैंग या टैंग सेक्ट को ज्वाइन करें और यह बीबी ने असल में मेरे ही कहने पर टैंग या को कहा था कि तुम टैंग सेक्ट को ज्वाइन करो। बीबी उनके पैरों में गिर जाता है और रोने लगता है कि आप मुझे छोड़कर ऐसे कैसे जा सकते हो। असल में बीबी ड्रैगन गॉड एल्डर म्यू का ग्रेट ग्रेट ग्रैंडसन है, इसलिए बीबी से ड्रैगन गॉड एल्डर म्यू को अलग ही हमदर्दी है। संशी और नानन दोनों कहते हैं कि हम दोनों टैंग सेक्ट को ज्वाइन जरूर करेंगे। ड्रैगन गॉड एल्डर म्यू फिर बीबी से कहते हैं कि तुम और मैं 10,000 साल पहले एक बहुत ही महान शख्स जिसका नाम मास्टर यू शाओगांग है उससे आते हैं। ये सोल लैंड के ग्रैंड मास्टर की बात कर रहे हैं। तुम्हारी मार्शल सोल जो कि ब्लू लाइटनिंग टायरानोसॉरस रेक्स है वो अभी सेमी म्यूटेटेड स्टेट में है और फिर वो अपनी पावर से बीबी की मार्शल सोल को कल्टिवेशन करने लगते हैं और उसको होली लाइट ड्रैगन को स्टेबलाइज कर देते हैं। इससे ड्रैगन गॉड एल्डर म्यू को काफ़ी तकलीफ होती है, लेकिन जाते जाते भी वो अपने इन स्टूडेंट्स को अपना पूरा योगदान देना चाहते हैं। बीबी उन्हें संभालता है और फिर युहाओ और वैंग डोंग से कहते हैं कि दोनों को अपने डिसाइपल्स के रूप में चुनना अपने अंत समय में मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। तुम दोनों को अब टैंग सेक्ट में जाकर उसे वापस एस्टेब्लिश करना होगा। टैंग या की अभी तक कोई खबर नहीं है कि वो श्रेक एकेडमी को छोड़कर कहाँ गई है। तुम्हें उसे ढूंढना होगा। तुमने रियू एम्पायर के साथ स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम में हिस्सा लिया है तो तुम वहां मन लगाकर चीज़ों को सीखना और सोल गाइडेंस टूल्स में मास्टरी को हासिल करना। रियू एम्पायर बहुत ज़्यादा एम्बिशियस है और उसे डर है कि वॉर शुरू हो सकती है। तुम्हें वॉर को रोकने के लिए और शांति बनाए रखने के लिए ताकतवर होना होगा। यही मेरा फाइनल ऑर्डर है कि अपना बेस्ट दो सोल गाइडेंस डिपार्टमेंट को अच्छा बनाने में जो भी लेवल 10 के सोल गाइडेंस टूल्स बनाने में एक्सपर्ट हो जाएगा वही आगे सी गॉड पवेलियन की मास्टर की पोजीशन को होल्ड करेगा। और फिर वो अपना देह त्याग देते हैं और उनका देह क्योंकि वो लेवल 99 पर थे तो सीधा वो ऊपर के रेल्म यानी गॉड लेवल रेल्म में चले जाते हैं। युहाओ अब रात को काफी उदास बैठा है और वो वैंग डोंग से बात भी नहीं करता क्योंकि एक तो उसने अभी अभी अपने मेंटर को खो दिया है और ऊपर से कल वो रियू एम्पायर की तरफ निकल रहा है और अब ना जाने कितने साल बाद वो अपने दोस्तों से वापस मिले, लेकिन उसे अब ये जुदाई झेलनी होगी क्योंकि इस पल भर की जुदाई के बाद ही ये लोग साथ में चैन से जी पाएंगे। युहाओ और काइटो के ऊपर ही है श्रेक एकेडमी की सोल गाइडिंग डिपार्टमेंट को ऊंचाइयों तक ले जाना और उनके लिए उन्हें बाहर रियू एम्पायर में जाकर उनकी टेक्नोलॉजी को सीखना होगा। वो अब अगली सुबह अपने बैकपैक पैक करके रियू एम्पायर के लिए जाने के लिए निकल पड़ते हैं। सभी लोग उसका इंतजार कर रहे हैं और युहाओ सभी जूनियर्स को बाय बोलता हुआ बाहर की तरफ जाता है। एकेडमी के सभी लोग युहाओ और काइटो को छोड़ने आए हैं और वैंग डोंग को सबसे ज्यादा दुख है क्योंकि वो उसका रूममेट है। उसकी आंखों में आंसू हैं लेकिन वो अपने आंसुओं को चेहरे पर नहीं आने दे रहा है ताकि युहाओ के लिए यहाँ से जाना मुश्किल ना हो। अब वही हम कहीं दूर किसी इलाके में किसी बीस्ट को बात करते हुए देखते हैं कि होली लाइट ड्रैगन मारे गए हैं और उनके साथ साथ लगता है इंसानियत का दौर भी अब खत्म होने जा रहा
रहा है। डीन यान उसे अब रास्ते में रियू एम्पायर के जिंग होंगचेंग से मिलता है और जिंग होंगचेंग डीन यान से कहता है कि आपके ड्रैगन गॉड एल्डर म्यू का स्वर्गवास हो गया है। मुझे इस बात का काफी दुख है। मुझे नहीं पता था कि जो मैंने आखिर मुलाकात उनसे 2 साल पहले की वो मेरी उनसे आखिरी मुलाकात होगी। मैं अच्छे से उन्हें गुड बाय भी नहीं कह पाया। बट चलो, आपको तो कॉन्ग्रेचुलेशंस कि अब आप सी गॉड पवेलियन के मास्टर बन गए हैं, यह उसने ताना मारते हुए कहा है। और यह श्रेक अकेडमी के सभी लोगों को काफी बुरी लगती है, लेकिन डीन यान उसे सभी को इशारा देकर शांत कर देता है और फिर कहता है कि कॉन्टिनेंटल एडवांस ट्रेनिंग से लौटते वक्त आपकी एकेडमी के होंगचेंग को तो काफी बेनिफिट हुआ होगा ना। अब आपको भी अपनी हेल्थ पर ध्यान देना चाहिए। ये सुनकर जिंग होंगचेंग भी गुस्सा हो जाता है और समझ आता है कि बोलने में श्रेक अकेडमी भी कम नहीं। अब दोनों जगह के स्टूडेंट्स एक दूसरे को ग्रीट करते हैं और रियू एम्पायर के स्टूडेंट श्रेक अकेडमी और श्रेक अकेडमी के स्टूडेंट रियू एम्पायर अकेडमी में चले जाते हैं। अब जाते जाते होंगचेंग उनसे ये कह देता है कि अगले मैच में हम श्रेक अकेडमी से जरूर जीतेंगे, जिस पर युहाओ भी कह देता है कि हाँ, जैसे पिछले मैच में तुम जीते थे। होंगचेंग गुस्सा होके चला जाता है और अब युहाओ रियू एम्पायर की रियू अकेडमी में चला जाता है और यह अकेडमी काफी ज्यादा बड़ी है। रियू एम्पायर के फेमस बिल्डिंग देखते हैं और फिर सभी उस बिल्डिंग के अंदर जाते हैं। इस बिल्डिंग को देखकर काइटो फ्रीज सा हो गया था और जब युहाओ उससे इसका रीजन पूछता है तो वो कहता है कि वो यहाँ पैदा हुआ था। ये सुनकर युहाओ शॉक हो जाता है, लेकिन काइटो उसे पूरी स्टोरी बाद में बताने का कहकर आगे चल देता है। और इस बिल्डिंग के अंदर रियू अकेडमी के काफी सारे स्टूडेंट्स हैं और वो सभी किसी ना किसी रूम में सोल गाइडेंस टूल्स का यूज कर रहे हैं, यानी यहाँ की सोल गाइडेंस डिपार्टमेंट काफी ज्यादा प्रोग्रेस कर चुकी है। और अब इन सभी को इनका आईडी कार्ड यानी बैज मिल जाता है और सब अपने अपने बैज के अकॉर्डिंग अपने रूम में जाने लगते हैं। ये बैज एक सोल गाइडिंग टूल है जिसमें इनका मैप भी है जो इन्हें इंस्ट्रक्शंस दे रहा है। युहाओ का रूम काफी बड़ा और शानदार है और फिर उसे उसकी यूनिफॉर्म दी जाती है और वो यूनिफॉर्म को पहनते पहनते अपना मन पक्का बना लेता है कि वो श्रेक अकेडमी का नाम जरूर फेमस करेगा। और फिर वो अपनी लैबोरेटरी में जाने लगता है जो काफी ज्यादा बड़ी है। वो अपने टीचर के आगे जाता है और उन्हें रिपोर्ट करते हुए बताता है कि मैं आपका न्यू स्टूडेंट हूँ। टीचर खुद को इंट्रोड्यूस करते हैं कि उनका नाम शान जिवन है। अगर तुम मेरे टेस्ट में फेल हो गए तो अपना टीचर बदल लेना। युहाओ टेस्ट को एक्सेप्ट कर लेता है कि श्रेक अकेडमी के स्टूडेंट्स किसी भी चैलेंज से पीछे नहीं हटते हैं और फिर वो उसे लेवल 5 का सोल गाइडिंग टूल केवल 15 मिनट में बनाने को बोलता है। युहाओ तुरंत अपनी चेयर पर जाकर बैठ जाता है और अपनी स्पिरिचुअल आइज का यूज करके अपनी इंजीनियरिंग को शुरू कर देता है। वहाँ लेवल 5 के सोल गाइडिंग टूल को बनाने के लिए हर एक जरूरी का सामान मौजूद है और युहाओ शानदार तरीके से सोल गाइडिंग टूल को बनाने लगता है। और वो टैंक सेक्ट के हिडन वेपन के बनाने की टेक्निक को यूज करके और सोल गाइडिंग टूल की टेक्निक को यूज करके एक हाइब्रिड वेपन तैयार करता है। युहाओ जो भी उसने श्रेक अकेडमी में इंजीनियरिंग अपनी सीखी है उनका यूज कर रहा है और उनकी एग्जैक्ट शेप यहाँ रेप्लिकेट करके अपने वेपन को शेप दे रहा है और उसका ये सीक्रेट वेपन कुछ गॉडली जूज क्रॉसबो की तरह लग रहा है। फाइनली उसका ये क्रॉसबो बनकर तैयार हो जाता है और युहाओ अपनी सोल पावर का यूज करके इसे चलाता है। उसकी सोल पावर क्रॉसबो के अंदर जाती है और हर एक पार्ट को एक्टिवेट करती है। यह ऑटोमेटिक लोडिंग फॉर्मेशन है और ये काफी मुश्किल फॉर्मेशन होती है जो युहाओ ने बनाई है। युहाओ भी इससे शूट करता है और ना सिर्फ उसका अटैक टारगेट पर लगता है बल्कि टारगेट को खत्म कर डालता है। इतना ज्यादा एक्सट्रीम पावर को देखकर टीचर हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि आखिर ये क्या है। तुमने अपनी सोल गाइड पावर से इसे चार्ज किया और ऐसे डिजाइन किया ताकि कॉमन पीपल भी इसे यूज कर सके। आखिर तुमने ये कैसे किया? ये तो काफी अच्छा आइडिया है। युहाओ पूछता है कि क्या मैं टेस्ट में पास हो गया, जिस पर टीचर कहते हैं कि ना सिर्फ तुम पास हुए हो बल्कि तुमने मेरी उम्मीदों से ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया। अगर तुम रियू एम्पायर ज्वाइन करने के लिए रेडी हो तो मैं तुम्हें बहुत अच्छा सोल गाइडेंस टूल का एक्सपर्ट बना दूंगा। युहाओ उनसे दूर होकर झुककर उन्हें धन्यवाद करता है लेकिन उनके ऑफर को मना कर देता है, ये कहते हुए कि जो सोल गाइडिंग वेपन मैंने बनाए हैं वो टैंक सेक्ट के हिडन वेपन का यूज करके बनाया है और उनकी इस स्किल्स को कोई नहीं ले सकता। टीचर समझ जाते हैं लेकिन उसे कहते हैं कि हमारे पास लेकिन ज़्यादा रिसोर्सेज और आइडियाज़ हैं सोल गाइडेंस टूल्स को बनाने के लिए और तुम्हें यहाँ ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेंगे। लेकिन युहाओ कहता है कि अगर किसी दिन हमारी टैंक सेक्ट ने ये ऑफर आपको दिया तो क्या आप रियू एम्पायर को छोड़ेंगे नहीं ना? ऐसे ही मैं टैंक सेक्ट को नहीं छोड़ सकता हूँ। युहाओ की बात को वो समझ जाता है और ज़्यादा फोर्स ना करते हुए कहता है कि फिर भी तुम चिंता मत करो, मैं जितना हो सकता है तुम्हें उतनी गाइडेंस स्किल्स देने की कोशिश करूंगा। क्रॉसबो देखकर टीचर हैरान हो जाता है और कहता है कि तुम्हारी स्किल सच में बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरी है, लेकिन क्या इस वेपन की जो तुमने बनाया है उसका अटैक अच्छा है? और इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पर एंड होता है।
इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि युहाओ ने स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया था और वह अब रियो एम्पायर में पढ़ेगा। कुछ महीने वहां वो लेवल 5 का सोल गाइड टूल एक्सपर्ट हो गया है और अब वो अपने कमरे में बैठकर कोई डिवाइस बना रहा है। लेकिन तभी उसके पास कैटुओ आता है और कैटुओ को भी उसकी यूनिफॉर्म और बैज मिल गए हैं। युहाओ काइटो का वेलकम करता है और कहता है कि बहुत दिनों से आप दिखे नहीं। काइटो बताता है कि वो मिस्टर शान के पास था और उनके पास रहकर वो सोल गाइड टूल्स सीख रहा था। यहाँ के जैसे सोल गाइड टूल्स हैं उसने पहले कभी नहीं देखे हैं। मुझे उन्हें सीखने के लिए काफ़ी मेहनत करनी होगी। और युहाओ भी कहता है कि उसे भी काफ़ी मेहनत करनी होगी। अब युहाओ उससे उसकी स्टोरी पूछता है कि आप क्यों कह रहे थे कि आप रियो एम्पायर में पैदा हुए थे। अब काइटो वो अपने चेहरे पर निराशा लाते हुए उसे अपनी स्टोरी बताता है और दोनों बाहर घूमने के लिए निकल जाते हैं। काइटो रियो एम्पायर की रॉयल फैमिली के यहाँ पैदा हुआ है और यह सुनकर तो युहाओ के होश उड़ जाते हैं। और काइटो के फादर यहाँ के फॉर्मर एम्परर थे, लेकिन एक दिन चुपके से मेरा अंकल ने कुछ सैनिकों के साथ राजभवन में हमला कर दिया था और मेरे फादर के सभी सोल्जर्स को मार दिया। उन्होंने एक एक सोल्जर्स को मौत के घाट उतारा ताकि कोई यह ना पता लगा सके कि यह अटैक किसने किया है। मेरी सिस्टर और मेरी मदर ने मुझे एक अलमारी में छुपा दिया, लेकिन मेरे सभी सिस्टर्स को और मेरी मदर को उन सोल्जर्स ने मेरी आंखों के सामने मार डाला। तो जब ये सब बता रहा होता है तो उसकी आंखें लाल हो जाती हैं और उसके मन में बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। और युहाओ जब उसे संभालने की कोशिश करता है तो काइटो युहाओ पर ही अपने वेपन को ताक देता है, लेकिन युहाओ को देखकर उसका गुस्सा शांत होता है और वह खुद को संभालता है और वो कहता है कि रियो एम्पायर पूरी तरह से बदल गया है और मेरे अंकल मेरे दुश्मन बन गए थे और मैं वहाँ से अलमारी से जैसे तैसे करके भाग निकला और यहाँ वहाँ भटकने लगा। अब मेरी फैमिली में कोई नहीं था और मैं लगातार कई दिनों तक भूखे प्यासे बस चलता ही रहा ताकि यहाँ से बहुत दूर अपनी जान बचा सकूं। और बहुत दूर मैं एक जंगल में पहुँच गया और वहाँ पर मैं जोर जोर से रोने लगा, लेकिन तभी टीचर फैन यू मुझे वहाँ मिले और उन्होंने मुझे संभाला। मैं कभी उस दिन को नहीं भूलूंगा और अपने अंकल से इस बात का बदला ज़रूर लूँगा। युहाओ कहता है कि अभी हम काफ़ी कमज़ोर हैं, हम खुद को ताकतवर बनाकर ही उसका बदला ले पाएंगे। और युहाओ कहता है कि इसमें मैं आपकी पूरी मदद करूंगा, तुम जो बोलोगे वो मैं करूंगा। काइटो युहाओ को धन्यवाद बोलता है और कहता है कि इन बातों को 10 साल हो चुके हैं और 10 साल से मेरा गुस्सा कम नहीं हुआ है। हम मिलकर काम करेंगे और एक दिन बदला ज़रूर लेंगे। और फिर बात करके वो दोनों अपने अपने रूम में वापस चले जाते हैं। और फिर अगले दिन युहाओ अपनी लैबोरेटरी में जाता है और वहाँ उसे एक लड़की दिखता है जो सोल गाइडिंग वेपन पर काम कर रही थी। वो लड़की युहाओ को उसे डिस्टर्ब ना करने को कहती है और बड़े ही ध्यान से अपने सोल गाइड टूल के पुर्जा को जोड़ रही है, लेकिन जैसे ही वो फाइनल पुर्जा लगाती है उसका डिवाइस काम नहीं करता और वो फ्रस्ट्रेट होने लगती है। युहाओ उसकी मदद करता है और फिर फाइनली युहाओ की मदद से उस लड़की का ये डिवाइस कंप्लीट हो जाता है। वो काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और युहाओ को हाई फाई देती है, लेकिन तभी वो नोटिस करती है कि यह तो एक स्ट्रेंज लड़का है और उसकी चीख निकल जाती है और वो नीचे गिर जाती है। युहाओ उसे संभालता है और अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहता है कि मैं युहाओ हूँ। और तभी उस लड़की के फ्रेंड्स आ जाते हैं और उन्हें गलतफहमी हो जाती है कि युहाओ इसको तंग कर रहा है। इस लड़की का नाम जूजी है। जूजी के दोस्त कहने लगते हैं कि तुम श्रेक अकेडमी वालों के बारे में मैंने जो बुरा सुना था तो वो सच है, तुम लोग यहाँ आकर हमारे ही लोगों को बुली कर रहे हो। वो युहाओ को धक्का देने लगते हैं कि आखिर तुम्हारी यह हिम्मत कैसे हुई। जूजी उन्हें रोकने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन जूजी के दोस्तों को इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि वो जूजी की एक नहीं सुनते और युहाओ पर हमला कर देते हैं। और युहाओ पहले उससे बचने की कोशिश करता है और फिर अपने काउंटर अटैक करके उनके वेपन को तोड़ देता है। वो लोग फिर ज़्यादा इंटेंसिटी में युहाओ पर हमला कर देते हैं और अपने सारे वेपन को युहाओ की तरफ मोड़कर उसे शूट करते हैं, लेकिन युहाओ अपने आइस एक्सप्लोजन का यूज़ करके उनमें से लड़की को तो गिरा देता है और फिर लड़के के पास जाकर तुरंत उस पर अपने मेंटल शॉक अटैक का यूज़ करता है, जिससे लड़का भी वहीं बेहोश सा हो जाता है। जूजी युहाओ को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन अब युहाओ का ऑरा उस पर हावी हो गया है और वो जूजी पर भी हमला करने के लिए आगे बढ़ता है और वो वर्ल्ड डोमिनेशन यूज़ करके जूजी पर हमला कर देता है। वो तो सही टाइम पर उसे खुद पर काबू आ जाता है और वो 2 सेंटीमीटर्स दूर ही जूजी से रुक जाता है। वहाँ इनके टीचर शान जिवन भी आ जाते हैं और पूछते हैं कि आखिर यहाँ क्या चल रहा है। वो जूजी के लड़की दोस्त युहाओ की शिकायत करने लगती है कि युहाओ हमें बुली कर रहा था, लेकिन जूजी टीचर शान जिवन को सच बता देती है कि मेरे इन 2 दोस्तों को मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी जिसकी वजह से ये सब हुआ। टीचर शान जिवन भी समझ जाता है कि इसमें युहाओ की कोई गलती नहीं है, इसलिए वो किसी से भी कुछ नहीं कहते हैं। युहाओ कहता है कि मैं सभी को माफ़ कर सकता हूँ, लेकिन वैंग शोजी को नहीं। वैंग शोजी ने मेरी इंसल्ट किया है, इसलिए मैं उसे ट्रीट नहीं करूँगा। वह आधे महीने आराम करने के बाद ठीक हो सकता है।
टीचर शान जिवन कहते हैं कि हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि इसमें युहाओं की कोई गलती नहीं है। अगर हमने बेफालतू में एक एक्सचेंज स्टूडेंट को सजा दी तो हमारे लिए ही बुरा होगा, इसलिए मैं ही कोई रास्ता ढूंढता हूँ इससे निपटने का। डीन टीचर शान जिवन से कहता है कि मैं तुम्हें याद दिला दूं कि युहाओं काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड है, लेकिन दुख की बात यह है कि वो श्रेक अकेडमी से है। अब टीचर ने इन तीनों को जंगल में एक एक्सपीरियंस लेने जाने के लिए ऑर्डर दिया है ताकि युहाओ थोड़े दिनों के लिए रॉयल फैमिली की आंखों से दूर रहे और बचा रहे। युहाओ, जूजी और वो लड़की अब जंगल में जाएंगे। उस लड़की को तो काफ़ी गुस्सा आ रहा है कि युहाओ को भला हमारे साथ क्यों भेज रहे हैं, वो कितना बुरा है। और फिर टीचर उसे डांट नहीं रहे, लेकिन जूजी युहाओ से काफ़ी खुश है क्योंकि उसे पता है कि इसमें युहाओ की कोई गलती नहीं है। अब युहाओ उनके पास आता है और जूजी बताती है कि उन्हें जिंगयांग माउंटेन में जाना है, कि वो तीनों अब जिंगयांग माउंटेन की तरफ जाने को निकल जाते हैं। वो उड़कर वहां जाते हैं और बादलों से ऊपर वो आसपास के नज़ारे को देखते हुए जा रहे हैं। जूजी बताती है कि जिंगयांग माउंटेन रियो वर्ल्ड के नॉर्थ मिडल माउंटेन में है और वो वेजिटेशन और मिनरल्स में काफ़ी ज़्यादा रिच है। वहाँ काफ़ी ज़्यादा मेटल एनर्जी है और वहाँ हमें स्पेशल सोल बीस्ट मिल सकते हैं। और फिर वो वहां उतरकर पैदल सफ़र करने लगते हैं और एक दूसरे का साथ देते हुए फॉरेस्ट के काफ़ी अंतर तक चले जाते हैं। वहां चलने वाले पेड़ भी प्रेजेंट है जिनका ईवल नेचर है, इसलिए वो उससे बचते हुए आगे बढ़ते हैं। जूजी युहाओ से कहती है कि टीचर ने हमें बताया है कि तुम लेवल 40 पर हो और तुम्हें अब सोल रिंग की ज़रूरत है, इसलिए जब भी तुम्हें अपने लिए कोई सूटेबल स्पिरिट पीस दिखे तो मुझे और के को तुम्हारी उस सोल बीस्ट को मारने में हेल्प करने देना। युहाओ उन्हें धन्यवाद कहता है और कहता है कि मैं तुम दोनों के लिए कुक कर सकता हूँ। वो दोनों ये सुनकर शौक हो जाते हैं कि तुम्हें खाना बनाना आता है, जिस पर युहाओ हाँ करता है और बताता है कि मैं बचपन से ही अकेले रहा हूँ और जब मैं श्रेक अकेडमी आया तो मैंने वहाँ अपना गुजारा करने के लिए फिर सेलिंग ग्रिल्ड फिश शॉप खोली थी। और फिर वो लोग थक जाते हैं, इसलिए वही अपने सोल गाइडिंग टूल की मदद से कैंप लगाते हैं और जूजी सोने चली जाती है। रात को जूजी को बुरे सपने की वजह से आंख खुलती है। उसे सपने में अपने मदर फादर दिखते हैं। रियो एम्पायर में एक सैनिक थे और वो एक दिन युद्ध की वजह से उसे छोड़कर चले गए थे और फिर कभी वापस लौट कर नहीं आए। उसकी रोते हुए आंख खुलती है और वो बाहर जाती है तो युहाओ और के फिश पका रहे थे। युहाओ जजी को भी फिश देता है और जूजी फिश खाते खाते रोने लगती है। के उसके रोने की वजह पूछती है कि क्या ये फिश अच्छी नहीं लग रही है। इस पर जूजी कहती है कि फ़िश तो बहुत टेस्टी है और बल्कि ऐसी टेस्टी फ़िश मैंने 10 सालों में नहीं खाई है। ऐसी सेम फ़िश मेरे फादर बनाया करते थे। और वो फिर अपनी स्टोरी बताती है कि उसके फादर जिंगलुओ एम्पायर के साथ युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए थे। मेरी माँ उनके दुख में चल बसी और फिर तभी से मैं अनाथ हूँ। मैं भी तुम्हारी तरह हूँ। युहाओ को जूजी में खुद की लाइफ देखने लगती है कि इसने भी अपनी लाइफ में बिना मदर फादर के बहुत कष्ट सहा है। जूजी बताती है कि वो स्ट्रांग होना चाहती है ताकि एक दिन वो इन सभी युद्ध को रोक सके और कॉन्टिनेंट में भी शांति कायम रख सके और फिर उन्हें आगे जाना है। इसलिए वो एक सोल गाइडिंग टूल्स को निकालते हैं और ये सोल गाइडिंग टूल्स एक कैप्सूल रोबोट जैसा लग रहा है जिसके अंदर वो जा सकते हैं और इसका यूज़ करके वो ऊंची चट्टानों को क्रॉस कर सकते हैं। ये लेवल 6 के मास्टर्स के हमलों का सामना कर सकता है और ये काफ़ी एडवांस है। हालांकि यह अभी अपने डेवलपमेंट स्टेज में है। रियो एम्पायर इस पर पिछले 30 सालों से रिसर्च कर रहा है, लेकिन फिर भी अभी यह इसे पूरी तरह से अच्छा नहीं बना पाए हैं। अब वो सभी इसमें बैठ जाते हैं और यह रोबोट सोल गाइडिंग टूल लेकर आगे बढ़ने लगता है, लेकिन थोड़ी दूर जाते ही उन्हें काफ़ी सारे वुल्फ घेर लेते हैं और फिर यही एपिसोड खत्म हो जाता है। इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि वो अपनी रोबोट सोल गाइडिंग टूल में बैठकर तेजी से वहां से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो इतनी तेज नहीं थे कि वुल्फ से बच पाते। वुल्फ उनकी रोबोट सोल गाइडिंग टूल को नुकसान पहुंचाने लगते हैं और यह इनका पीछा छोड़ ही नहीं रहे हैं। ये गोल्डन वुल्फ हैं जो रियो एम्पायर के बड़े ही यूनिक सोल बीस्ट हैं। इन्हें इंसानी मीट खाने की आदत हो गई है क्योंकि इससे इनकी कल्टीवेशन बहुत तेजी से बढ़ती है। असल में ये लोग जिस चीज़ को पहले खाते थे वो एक रेयर एलिमेंट था जिसे इंसानों ने इनके जंगलों से अपने सोल गाइड टूल्स बनाने के लिए ले लिया, जिससे इनकी फूड सप्लाई में शॉर्टेज हो गई। इसलिए अब ये इंसानों का मीट खाने लगे हैं। अभी भागते भागते इनका शील्ड 100% से 44% हो गया है और हमारे पीछे गोल्डन वुल्फ हैं, यानी आसपास ही यहाँ इन सभी का लीडर वुल्फ भी मौजूद होगा और वो इनसे कई गुना ज़्यादा खतरनाक है। युहाओ सिल्वर मून वुल्फ किंग को अपनी स्पिरिचुअल आई की मदद से लोकेट करता है और उसे पता है कि जहां भी यह जाएगा वहीं बाकी सब गोल्डन वुल्फ जाएंगे। इसलिए वो जूजी को इस रोबोट सोल गाइडिंग टूल का कंट्रोल देकर कहता है कि तुम इसको संभालो और इन गोल्डन वुल्फ का ध्यान मैं बाहर निकलकर अपनी तरफ खींचूंगा, फिर तुम्हें यहाँ से भागने का मौका मिल जाएगा। जूजी उसे मना करती है
कि ऐसे तो तुम मारे जाओगे, जिस पर युहाओ कहता है कि ऐसा नहीं होगा, तुम मेरी चिंता मत करो और जल्दी से यहाँ से भाग निकलो। युहाओ तुरंत अपनी विंग्स का यूज़ करके वहाँ से बाहर निकल जाता है और केके को भी यकीन नहीं होता कि युहाओ ने उनके लिए ऐसा किया, क्योंकि वह युहाओ को एरोगेंट और बदतमीज लड़का समझ रही थी। युहाओ उन सभी सॉल बीस्ट के ऊपर से उड़कर उनका ध्यान अपनी तरफ खींचता है और प्रेशियस मेटल गोल्डन वुल्फ की तरफ फेंकता है, जिसको खाकर उन्हें अच्छा लगता है और वो युहाओ की तरफ उसे मारने के लिए आने लगते हैं। अभी सभी गोल्डन वुल्फ युहाओ के पीछे पड़ गए हैं और वो रोबोट सोल गाइडिंग टूल यहाँ से दूर चले गई है। वो उड़ते हुए युहाओ के ऊपर अटैक करते हैं, जिससे युहाओ मुश्किलों से बचता है और उन पर अपनी सोल गाइडिंग वेपन से हमला करते हुए आगे बढ़ता है। सिल्वर मून वुल्फ किंग भी युहाओ के ऊपर अटैक करने के लिए उस पर छलांग लगाता है, लेकिन वो तो सही टाइम पर युहाओ सोल गाइड कैनन से सिल्वर मून वुल्फ किंग पर अटैक कर देता है। लेकिन युहाओ सिल्वर मून वुल्फ किंग को देखकर शॉक हो जाता है कि सोल गाइड कैनन का सिल्वर मून वुल्फ किंग पर कोई असर नहीं हुआ, बल्कि उसने इनके अटैक को अपने मुंह से खा लिया। उसके विंग्स में कुछ खराबी आने लगती है, इसलिए वो नीचे जमीन पर आकर सोल गाइडिंग स्केट्स शूज की मदद से भागने लगता है। युहाओ के आगे और पीछे बहुत सारे गोल्डन वुल्फ हैं और युहाओ गोल्डन वुल्फ से लड़कर तो बिल्कुल नहीं जीत पाएगा, इसलिए वो स्टिम्युलेशन का यूज़ करके अपने अंदर से बहुत ताकतवर आइस जेड स्कॉर्पियन के इल्यूजन क्रिएट करता है, जिससे सारे गोल्डन वुल्फ थोड़े डर भी जाते हैं। लेकिन सिल्वर मून वुल्फ किंग नहीं, वो युहाओ के स्टिम्युलेशन को अपने एक अटैक से तोड़ देता है और फिर बाकी गोल्डन वुल्फ युहाओ पर अटैक कर देते हैं। युहाओ वहाँ से भागने लगता है और उसे अपना स्पिरिचुअल सी महसूस नहीं हो रहा है। वो स्काई ड्रीम टियानमेंग, आइस जेड स्कॉर्पियन एम्प्रेस और यीलाई को जगाने की कोशिश करता है। असल में सिल्वर मून वुल्फ किंग के पावर की वजह से युहाओ का कनेक्शन उसके स्पिरिचुअल सी से टूट गया है। आइस जेड स्कॉर्पियन एम्प्रेस भी शॉक है, क्योंकि उसने पहले कभी ऐसा सोल बीस्ट नहीं देखा जिसके पास ये एबिलिटी हो। यीलाई भी वहाँ स्काई ड्रीम टियानमेंग और आइस जेड स्कॉर्पियन एम्प्रेस से कहता है कि युहाओ जब लाइफ एंड डेथ की सिचुएशन से खुद की पावर से ही डील करेगा, तभी वह आगे बढ़ेगा, इसलिए शायद तब उसे आगे खुद ही यहाँ से संभालना होगा। युहाओ भी सोचता है कि सिल्वर मून वुल्फ किंग बहुत तेज है और उससे भाग पाना तो मुश्किल है, इसलिए अब मुझे उस पर अटैक करने का ही सोचना होगा। वो फिर से आसमान में जाकर इनसे बचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कुछ खराबी की वजह से वो ज़्यादा ऊपर नहीं उड़ पाता, जिससे वो गोल्डन वुल्फ की चपेट में आ जाता है और काफ़ी ज़्यादा घायल हो जाता है। उसके विंग्स पूरी तरह से टूट जाते हैं और फिर तभी युहाओ अपने आइस एट्रीब्यूट की पावर से आसपास के गोल्डन वुल्फ को जमाने की कोशिश करता है। कुछ गोल्डन वुल्फ को वो जमा भी देता है, लेकिन बाकी गोल्डन वुल्फ युहाओ की तरफ आ रहे हैं और वो जल्दी से फिर सिल्वर मून वुल्फ किंग को लोकेट करता है और फिर अपने आइस एट्रीब्यूट के ऑरा को निकालता है और अपनी 3 आइस गोल्डन लायन की पावर को यूज़ करके सीधे सिल्वर मून वुल्फ किंग पर अटैक करता है और फाइनली वो सिल्वर मून वुल्फ किंग को घायल करने में कामयाब हो जाता है। लेकिन इससे सिल्वर मून वुल्फ किंग को और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो सभी गोल्डन वुल्फ को युहाओ को जान से मारने का ऑर्डर देता है। वो सभी युहाओ पर एक साथ अटैक करते हैं, लेकिन तभी युहाओ थर्ड सोल टेक्निक, जिसका नाम मास इनफीबलमेंट नर्व एग्जॉस्शन है, उसका यूज़ करता है और फिर सिल्वर मून वुल्फ किंग के पास अपने स्केट से जाते हुए वो आइस जेड स्कॉर्पियन एम्प्रेस के पावरफुल आइस एट्रीब्यूट का यूज़ करता है और अपने आसपास के और सिल्वर मून वुल्फ किंग को एटर्नल फ्रीजिंग डोमेन का यूज़ करके जमा देता है। वो सभी आइस से जम गए हैं और फिर युहाओ सिल्वर मून वुल्फ किंग के ऊपर बहुत जोर से अटैक करता है, जिससे सिल्वर मून वुल्फ किंग मर जाता है। युहाओ भी वहां ज़्यादा पावर को यूज़ करने से बेहोश हो जाता है और वही रोबोट सोल गाइडिंग टूल में भागते हुए जूजी युहाओ की तरफ वापस जाने लगती है। युहाओ बेहोशी से उठता है और उसके सामने अभी भी सिल्वर मून वुल्फ किंग है, जो पूरी तरह से नहीं मरा है और वो सीधे युहाओ पर अटैक कर देता है। बाकी गोल्डन वुल्फ भी आइस से छूट रहे हैं और वो तभी सिल्वर मून वुल्फ किंग के हार्ट को लोकेट करता है और वहां अपने डार्क गोल्ड टेरर क्लॉ से उसके हार्ट को चीर देता है। डर से तड़पता हुआ सिल्वर मून वुल्फ किंग भी युहाओ को काट जाता है, लेकिन फिर युहाओ आइस एम्प्रेस फ्योरी का यूज़ करके उसे दूर फेंक देता है। अब सिल्वर मून वुल्फ किंग पूरी तरह मर गया है। ये देखकर बाकी गोल्डन वुल्फ को गुस्सा आता है और गोल्डन वुल्फ तुरंत युहाओ पर अटैक कर देता है। अब युहाओ के पास उनसे लड़ने की कोई स्ट्रेंथ नहीं है, लेकिन तभी वो लेवल 9 के सोल गाइडिंग डिफेंस टूल का यूज़ करता है। इसका नाम ब्लेसिंग होंगचान है और उसे वह बच तो जाता है, लेकिन खाई के नीचे गिर जाता है। जूजी उसे ढूंढते ढूंढते सुबह तक उसके पास पहुंच जाती है और युहाओ बेहोशी की हालत में है। उसकी छाती में सिल्वर मून वुल्फ किंग का एक दांत भी फंसा हुआ है और उसका पूरा शरीर टूटा सा हुआ है। जूजी उसका तुरंत इलाज करने की कोशिश करती है
और वो उसे एक जगह बैठाती है और उसे दवाइयाँ लगाते हैं और मलहम पट्टी करते हैं। सिल्वर मून वुल्फ किंग का दांत युहाओ के बिल्कुल हार्ट के पास लगा हुआ है और वो उसे अभी नहीं निकालने का डिसाइड करते हैं, क्योंकि अगर उन्होंने अभी यह निकाला तो बाकी जगह बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होने लगेगी, इसलिए वो बाकी जगहों की मलहम पट्टी कर रहे हैं। जूजी को युहाओ के लिए काफ़ी बुरा लगता है कि उसे युहाओ को अकेले जाने नहीं देना चाहिए था। युहाओ तो हमारे साथ शुरू से अच्छा ही बिहेव कर रहा था, लेकिन हमने उसके साथ ऐसे होने दिया, उसे बहुत ज़्यादा पछतावा हो रहा है। युहाओ का बॉडी टेम्परेचर अब नॉर्मल होने लगता है और वो फिर उस दांत को भी निकाल देते हैं, जिससे युहाओ को एकदम दर्द होता है, जिससे वह अपने दांत बहुत जोर से बंद करता है और गलती से जूजी को काट जाता है। लेकिन फिर युहाओ अपना स्पिरिचुअल सी में बैठकर खुद को हील कर रहा है और फिर काफ़ी घंटों बाद युहाओ की नींद खुल जाती है और वो खड़ा होने की कोशिश करता है, लेकिन जूजी और केके उसे मना कर देती है कि अभी तुम खड़े मत हो, तुम काफ़ी ज़्यादा घायल हो। युहाओ कहता है कि तुम लोग वापस कब आए। केके कहती है कि तुम अभी सबके बारे में मत सोचो और सिल्वर मून वुल्फ किंग की सोल रिंग जो तुमने मारा है वो अब्जॉर्ब करो, वरना वो गायब हो जाएगी। युहाओ सिल्वर मून वुल्फ किंग की सोल रिंग को अब्जॉर्ब करने लगता है और फिर फाइनली उसे अब्जॉर्ब कर लेता है। युहाओ की इंजरीज भी सोल रिंग को अब्जॉर्ब करने की वजह से काफ़ी सही हो जाती है और अब वो तीनों फिर से रियू एकेडमी में आ जाते हैं, लेकिन तभी वहाँ कुछ सोल्जर्स आकर उन तीनों को घेर लेते हैं और युहाओ से कहते हैं कि हम रियू एकेडमी की रॉयल फैमिली की तरफ से तुम्हें अरेस्ट करने के लिए आए हैं। तुमने रॉयल फैमिली के मेंबर को बुली किया है, इसलिए उसकी सज़ा तुम्हें मिलेगी। हमारे साथ चलो और इन्वेस्टिगेशन में मदद करो। वहाँ वांग शोजी भी है और वो युहाओ का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि तुम तो लड़ने में बहुत अच्छे थे, तो तुम्हारा ये हाल किसने कर दिया। जूजी समझ जाती है कि वांग शोजी ने ही युहाओ को अरेस्ट करवाने का ऑर्डर दिया है। वो वांग शोजी को रोकने की कोशिश भी करती है, लेकिन वांग शोजी नहीं रुकता और कहता है कि तो हम तुम्हें उस जगह पनिशमेंट देंगे जहाँ तुम्हारे इंजरी नहीं है। और जब स्टूडेंट्स इसके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं तो वांग साहोजे से जोर से चिल्लाकर सभी को चुप करा देता है। आखिर कोई रॉयल फैमिली के खिलाफ कैसे बोल सकता है, इसलिए सभी की नज़रें झुक जाती हैं। युहाओ इन सोल्जर्स के साथ जाने को मान जाता है और जूजी और केके को उसकी चिंता ना करने को कहता है। सोल्जर्स युहाओ को अरेस्ट करके ले जाने लगते हैं। केके जूजी से पूछती है कि अब हमें क्या करना चाहिए, जिस पर गुस्से में आई हुई जूजी कहती है कि मैं किसी को जानती हूँ जो हमारी मदद कर सकता है। वहीं डीन जिंग होंगचेंग को अपने एल्डर टीचर से पता लगता है कि रॉयल फैमिली ने युहाओ को अरेस्ट कर लिया है। ये सुनकर डीन जिंग होंगचेंग को भी काफ़ी गुस्सा आता है कि रॉयल फैमिली की इतनी हिम्मत कैसे हुई कि वो रियू एकेडमी के मेंबर को अरेस्ट करने लगे। उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। वहीं युहाओ को पनिशमेंट चेंबर में लाया गया है और वांग शोजी से युहाओ के सामने जलती हुई डंडी को आगे लाकर कहता है कि क्या तुम्हें पता है कि रॉयल फैमिली के किसी मेंबर को हर्ट करने की पनिशमेंट क्या है। अब कुत्ते की तरह माफ़ी मांगो और हम तुम्हारी पनिशमेंट थोड़ी सी कम कर देंगे। युहाओ कहता है कि अगर तुमने सोच ही लिया है कि तुम मुझे पनिश करोगे तो तुम कोई ना कोई वजह ढूंढ ही लोगे, चाहे मेरी गलती हो या ना हो, इसलिए मैं कोई माफ़ी नहीं मांगूंगा। वो सोल्जर कहता है कि शायद तुम्हें नहीं पता कि वांग शोजी की क्या इंपॉर्टेंट है। सीनियर सोल्जर अपने एक सोल्जर को ड्रैगन पिलर को एक्टिवेट करने को कहता है। ड्रैगन पिलर एक डेंजरस मशीन है जिसमें से एक बार में 81 नोकीले पतले पतले नेल्स निकलते हैं और यह 81 नेल्स एक साथ बॉडी के अंदर जाते हैं और फिर बाहर आते हैं और फिर अंदर जाकर धीरे धीरे घूमते हैं। युहाओ को फिर इस ड्रैगन पिलर से बांधने का ऑर्डर दिया जाता है। वहीं जूजी किसी महल में जाने की कोशिश करती है और जब उसे सोल्जर्स रोकते हैं तो वह अपना बैज दिखा देती है, जिससे वह सोल्जर्स साइड हट जाते हैं और वह अंदर जाने लगती है और फिर यह एपिसोड यही खत्म हो जाता है। इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि सोल्जर वांग शोजी से कहते हैं कि युहाओ की हड्डी बहुत हार्ड है जो टूटने का नाम ही नहीं ले रही है। दूसरा सोल्जर फिर आगे जाने लगता है कि मैं तोड़ता हूँ इसे तो, लेकिन वांग शोजी उसे रोक देता है। आइस जेड स्कॉर्पियन एम्प्रेस को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है और वो कहती है कि तुम मुझे अपनी बॉडी को कंट्रोल करने क्यों नहीं दे रहे, मैं इन सभी को मजा चखा दूंगी। लेकिन युहाओ आइस जेड स्कॉर्पियन एम्प्रेस को रोक देता है। वांग शोजी कहता है कि नेल्स ऑफ 81 ड्रैगन पिलर ही इसकी अकड़ तोड़ेगा। इसको एक्टिवेट करने के बाद 81 पिंस इसके अंदर घुसेगी और अंदर ही घूमने लगेंगी। वो इसे एक्टिवेट कर देता है जिससे बहुत सारे नेल्स युहाओ की बॉडी के अंदर घुस जाती हैं, जिससे युहाओ को काफ़ी ज़्यादा दर्द होने लगता है। स्काई ड्रीम टियानमेंग को ये देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, लेकिन युहाओ आइस जेड स्कॉर्पियन एम्प्रेस को कोई भी एक्शन लेने नहीं दे रहा। वांग शोजी किसी मॉन्स्टर की तरह युहाओ को देखकर हंस रहा है, लेकिन तभी वहां रियू एकेडमी के डीन आते हैं जो वांग शोजी को थप्पड़ लगाकर साइड करते हैं। सभी सोल्जर डीन के आगे झुकते हैं। अब युहाओ के अंदर येलाई समझ जाता है कि क्यों युहाओ उन्हें अपनी मदद करने से रोक रहा था, क्योंकि युहाओ ने सेंस कर लिया था कि कोई पावरफुल पर्सन यहाँ आ रहा है।
युहाओ की यह अच्छी स्ट्रैटेजी है। डीन युहाओ को आज़ाद करता है और फिर उन पर चिल्लाता है कि आखिर रियो एकेडमी स्टूडेंट को इतना टॉर्चर करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। वो युहाओ से सॉरी कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारी रक्षा करने में असमर्थ रहा। वैंग शोजी, जो तुमने किया है तुम्हें अब इसकी सज़ा ज़रूर मिलेगी। वैंग शोजी कहता है कि आखिर आप लोग मुझसे ऐसे क्यों बात कर रहे हो, मैं रॉयल फैमिली से बिलोंग रखता हूँ, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो। अब वहाँ तभी जूजी आती है जिसके पीछे कई सारे सोल्जर्स हैं जो एडवांस सोल गाइडिंग वेपन से लेस है। वहाँ पहले खड़े सोल्जर अब डरने लगते हैं और फिर वहाँ तभी रियो एम्पायर के प्रिंस आते हैं क्राउन प्रिंस को, और अब बहुत ज़्यादा टेरिफाइंग है। और क्राउन प्रिंस कहता है हमारे फैमिली मेंबर ने इतना गंदा काम किया है और तुम सोल्जर ने वैंग शोजी का साथ दिया है तो तुम अब नहीं बच सकते हो। रॉयल फैमिली रियो एकेडमी के इंटरनल मैटर्स में हमारे सोल्जर इंटरफियर नहीं कर सकते हैं, क्या ये तुम्हें नहीं पता था। सभी सोल्जर झुककर क्राउन प्रिंस से माफ़ी मांगने लगते हैं कि हमें माफ़ कर दो, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। वैंग शोजी तो इतना ज़्यादा डर गया था कि वैंग शोजी पसीने से ना आ गया है। इससे इतने बड़े रियो एकेडमी का मनोबल खराब हो गया है, इसलिए अब तुम बाकी लोगों के लिए मिसाल बनोगे। वो एक बहुत ही ताकतवर ग्रैंड सोल लैंड मास्टर को समन करता है और वह ताकतवर ग्रैंड सोल लैंड मास्टर उन सोल्जर को इतनी बुरी तरह एक ही झटके में मारता है कि उसके शरीर के 1000 से भी ज़्यादा टुकड़े हो जाते हैं। बाकी सोल्जर भी वो मार देता है और फिर वैंग शोजी का सर ज़मीन पर गाड़ देता है, जमीन में पटक कर, और फिर उसे हवा में उड़ाकर बहुत ज़्यादा पीटने लगता है। और वो तो उसे जान से अब ख़त्म करने ही वाला होता है कि तभी डीन उसे रोक लेता है। ये मास्टर डोलुओ शैडो जू चेन है और डीन कहता है कि तुम 10 साल बाद दिख रहे हो, तुमने बताया नहीं कि तुम सिटी आ रहे हो, तुम्हारी स्ट्रेंथ तो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। जू चेन तारीफ के लिए धन्यवाद बोलता है और कहता है कि मैं तुमसे किसी और दिन मिलूंगा। डीन क्राउन प्रिंस को धन्यवाद बोलता है और फिर युहाओ को ले जाने लगता है। युहाओ के पूरे शरीर से खून निकल रहा है, इसलिए उसे तुरंत बेड पर लिटा दिया जाता है। काइटो तुरंत युहाओ के बारे में जैसे ही सुनता है वो युहाओ को देखने चला आता है और रोने लगता है कि तुम्हें क्या हो गया। वो डीन से कहता है कि हमारे टीचर श्रेक एकेडमी वापस लौट गए हैं, तो तुम्हारा ये रियो एम्पायर हमारे संग ऐसा बिहेव करेगा, क्या ये एटीट्यूड रहेगा तुम्हारा हम एक्सचेंज स्टूडेंट के संग। वहाँ खड़ा टीचर कहता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऊंची आवाज़ में बोलने की। लेकिन डीन आगे बढ़कर कहता है कि मुझे माफ़ कर दो कि युहाओ के संग जो हुआ उसे मैं नहीं रोक पाया, वैंग शोजी को मैंने निकाल दिया है और जो भी ये हुआ है उसके लिए हमारी रियो एकेडमी कॉम्पनसेशन देने को तैयार है। काइटो कहता है कि अगर युहाओ को कुछ हो गया तो श्रेक एकेडमी तुम्हें नहीं छोड़ेगी। युहाओ कहता है कि मैं ठीक हूँ भाई। वो फिर डीन को उसे बचाने के लिए धन्यवाद बोलता है। डीन एक बार फिर युहाओ से दिल से माफ़ी मांगता है और कहता है कि मास्टर शैन जिवन ने तुम्हारी बहुत तारीफ की है, तुम बहुत अच्छे से सीख रहे हो, तुम अब रिकवर करने का वेट करो और वो मिंगडे हॉल में तुम पढ़ने चले जाना। और जहां अब युहाओ मिंगडे हॉल जाने का मौका मिलेगा और कॉम्पनसेशन के लिए श्रेक एकेडमी के और स्टूडेंट्स यहां आकर अब पढ़ सकेंगे। अब डीन और टीचर वहां से चले जाते हैं और काइटो युहाओ की अच्छे से तबीयत पूछता है, जिस पर वो कहता है कि इन्होंने मुझे अच्छे से हील कर दिया है और बस अब कुछ ही इंजरी हैं, अब हम मिंगडे हॉल में जा पाएंगे और यह हमारे लिए एक एडवांटेज ही है। और वहीं डीन और टीचर आपस में बाहर जाकर बात करते हैं कि ये जो भी हुआ है वो बहुत बुरा हुआ है और हमें अपनी गुडविल को सुधारने के लिए अब ऐसा करना ही होगा। और रात को जूजी युहाओ के पास आती है। युहाओ सो रहा है और जूजी युहाओ के पास आकर रोने लगती है कि मेरी वजह से तुम्हें इतना ज़्यादा हर्ट हुआ है, मेरे पास बहुत कुछ है जो मैं तुमसे कहना चाहती हूँ, लेकिन उन सबको कहने का कोई फ़ायदा नहीं क्योंकि अब हम नहीं मिलने वाले हैं। वो फिर याद करती है कि कैसे वो क्राउन प्रिंस को बुलाकर वहाँ ले गई थी, उसने क्राउन प्रिंस से युहाओ को बचाने की गुहार लगाई थी। क्राउन प्रिंस ने उसकी बात मानने को राजी हो गए थे, लेकिन उन्होंने उसे कहा था कि तुम फिर एकेडमी छोड़ दोगी और एक आर्मी का लीडर बनोगे। जूजी ने कहा था कि मैं तो बस एक अनाथ हूँ और भला इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे संभालूगी, लेकिन क्राउन प्रिंस ने कहा कि तुम बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट और ब्रेव हो, तुमने काफ़ी सारे मिलिनरी क्लासेस अटेंड की हैं और सोल गाइडिंग टूल्स में एक्सपीरियंस हासिल की है, मुझे तुम पर यकीन है कि तुम बिल्कुल इसके काबिल हो। और बात रही तुम्हारी आइडेंटिटी और प्रेस्टीज की, तो मैं तुमसे शादी करूँगा और फिर तुम फ्यूचर में क्वीन कहलाओगे। ये सुनकर जूजी शॉक हो जाती है क्योंकि जूजी को युहाओ पसंद आने लगा था, लेकिन अगर जूजी राजी नहीं होगी तो क्राउन प्रिंस युहाओ को नहीं बचाएगा। वो क्राउन प्रिंस से कहती है कि मैं आपको डिजर्व नहीं करती, लेकिन क्राउन प्रिंस कहता है कि वो तुम ही थी जिसने मुझे मेरे भाइयों के हमले से बचाया था और मुझे अब अपने उन रिलेटिव से कोई मतलब नहीं, और वैसे मुझे लड़का लड़की का जो रिलेशनशिप होता है यानी प्यार शादी वगैरह में कोई इंटरेस्ट नहीं, इसलिए हमारी जो शादी होगी वो सिर्फ नाम की शादी होगी ताकि लोग तुम्हारी रिस्पेक्ट करें और तुम मेरी रियल पार्टनर बन सको। हमारे गोल सेम है कि हम इस कॉन्टिनेंट से वॉर ख़त्म कर देंगे और इस पूरे कॉन्टिनेंट को एक मिला लेंगे। रियो एम्पायर का नज़र पूरी वर्ल्ड पर होगा
और यही हमारा गोल है। जूजी उसके साथ हाथ मिला लेती है, यही सोचकर अब वो युहाओ के पास आकर रो रही है और फिर जाते जाते वो यही बस प्रे करती है कि तुम बहुत ज़्यादा ताकतवर आदमी बनो और मैं बस यही आशा करती हूँ कि हम कभी जंग में एक दूसरे के खिलाफ ना हो। और फिर युहाओ आँख खोलता है, यानी वह जाग रहा था और युहाओ ने सब सुन लिया और उस दिन के बाद जूजी ने अकेडमी छोड़ दी और अपने सपने को पूरा करने के लिए वो निकल गए। युहाओ मास्टर शैनज़िवन को फॉलो करते हुए मिंगडे हॉल में जा पहुंचा। वो सोल गाइडिंग टूल बनाने वालों की अपनी ही एक दुनिया है। ये बहुत आलीशान और हाईली एडवांस बिल्डिंग है और मास्टर शैनज़िवन उसे अंदर लेकर जाते हैं। वो फिर इसके मेन हॉल में लिफ्ट से आते हैं और यहाँ की सुंदरता को देखकर युहाओ बहुत चौंक जाता है। यहाँ हर तरफ सोल गाइडिंग टूल हैं और मानो ये सोल गाइडिंग टूल बनाने की कोई बहुत बड़ी इंडस्ट्री हो। यहाँ अपनी टेबल देखता है जहाँ वंडरफुल एंड इनफाइटिंग है, वहाँ हर तरफ के टूल्स मौजूद हैं जो उसे चाहिए और वो इनसे अपने लिए सोल गाइडिंग टूल्स अब क्रिएट करने लगता है। अब वो लेवल 6 पर आ गया है और सोल गाइडिंग टूल्स मास्टरी में वो केवल 6 महीने में ही लेवल 6 पर प्रमोट हो गया है और वो अपने लिए लेवल 6 के सोल प्रोपेलर क्रिएट करता है और फिर उन्हें ट्राई करने के लिए बाहर जाने लगता है। लेकिन तभी युहाओ की आई ऑफ डेस्टिनी बहुत जोर से दर्द करने लगती है। ये लाई युहाओ से कहती है कि तुमने पावर ऑफ डेस्टिनी को रिसीव कर लिया है और उसकी वजह से जो डेंजर हुआ करेगा तुम उसकी तरफ बहुत ज़्यादा अलर्ट हो जाया करोगे। और तभी वो अपने स्पिरिचुअल आई से इधर उधर देखता है और उसे टाइम बॉम्ब दिखता है जिसमें सिर्फ 7 सेकंड बाकी थे। वो सभी को चिल्लाकर बताता है कि यहाँ बॉम्ब है, वहाँ तुरंत बॉम्ब एक्सप्लोड हो जाता है। अब वहाँ एक नहीं बहुत बॉम्ब्स है और वो एक एक करके एक्सप्लोड हो जाता है और इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पर एंड होता है। इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि बॉडी सेक्ट के सोल मास्टर अपने भाइयों से कह रहा था कि याद रखना, हम लोग यहाँ जिस मिशन को पूरा करने आए हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और उस मिशन को हम लोग किसी भी हाल में फेल होने नहीं दे सकते। इसलिए मैं स्ट्रिक्ट ऑर्डर देता हूँ कि तुम लोगों के सामने जो भी आए उसे जान से मार डालो और यह मिशन पूरा करो। जो सुनकर तो वो सारे सोल मास्टर तेजी के साथ आगे की तरफ बढ़ते हुए रियू एकेडमी के हर एक डिसाइपल्स को अपने सामने आते साथ ही जान से मार डालते थे, क्योंकि यह बात किसी से नहीं छुपी कि बॉडी सेक्ट के डिसाइपल्स काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होते हैं। दूसरी तरफ युहाओ ये सब नज़ारे देखकर कहता है कि यह बिल्कुल अच्छा नहीं हो रहा, मैंने तो कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि बॉडी सेक्ट और रियू एकेडमी के बीच इतनी ज़्यादा गहरी दुश्मनी हो सकती है। हाँ, ये बात सच है कि मैं रियू एकेडमी को बिल्कुल पसंद नहीं करता, लेकिन मैं उन लोगों को अपने सामने मरता हुआ भी तो नहीं देख सकता, मुझे कुछ करना होगा। ये कहते हुए युहाओ अभी आगे की तरफ बढ़ने ही वाला था, लेकिन तभी अचानक स्काई ड्रीम टियानमेंग ने उसे वहीं पर रोक दिया, क्योंकि स्काई ड्रीम टियानमेंग ऊपर की तरफ एक टेरिफाइंग एनर्जी को महसूस कर पा रहा था। जो सुनकर युहाओ जब ऊपर की तरफ देखता है तो ये टेरिफाइंग एनर्जी किसी और की नहीं बल्कि मास्टर डू बूसी की थी, जो कि बॉडी सेक्ट का एक ग्रैंड सोल मास्टर है। उसने यहाँ पर अपने बैंक्वेट ऑफ डेथ टेक्निक का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था, जो टेक्निक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक थी, क्योंकि ये पॉइजन रेन जिसकी भी बॉडी को टच हो जाएगी उसका शरीर पूरी तरह से जलकर राख हो जाएगा। यहाँ नीचे की तरफ रियू एकेडमी के कई सारे डिसाइपल्स बेरहमी के साथ जान से मारे जा रहे थे, पर तभी अचानक हम देखते हैं कि किसी ने एक ब्लास्ट के साथ इस अटैक को फौरन ही वहीं पर रोकवा दिया और ये कोई और नहीं बल्कि मास्टर जिंग होंगचिंग और मास्टर मा, जो कि अपने कुछ साथियों के साथ यहाँ पर पहुँच चुके हैं। मास्टर जिंग होंगचिंग डूबूसी को देखकर कहता है कि तुम में काफ़ी ज़्यादा हिम्मत आ गई, जो तुम दिनदहाड़े मेरी एकेडमी पर हमला कर रहे हो। डूबूसी भी यह सब देखकर अपने डिसाइपल से कहता है कि हमला करो और इन सबको जान से मार डालो। मास्टर डूबूसी का ये ऑर्डर सुनकर वो सारे डिसाइपल्स टीचर माँ और उनके डिसाइपल्स पर हमला करने के लिए आगे की तरफ बढ़ चले, जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मास्टर जिंग होंगचिंग ने भी गुस्से के साथ अपने कई सारे मल्टीपल कैनन्स को एक्टिवेट कर लिया। साथ ही साथ वो मास्टर डूबूसी से कह रहे थे कि तुम यहाँ पर आ तो गए हो, लेकिन अब मैं इस बात को मेक श्योर करूँगा कि तुम यहाँ से जिंदा बचकर जा ना सको। जो सुनकर मास्टर डूबूसी ने भी गुस्से के साथ अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर लिया और वो कहते हैं कि चलो आज तो मज़ा आएगा, क्योंकि मैं भी देखना चाहता हूँ कि मास्टर जिंग होंगचिंग के सोल गाइडिंग वेपन कितने ज़्यादा पावरफुल है। ये कहती ही मास्टर डूबूसी तेजी के साथ मास्टर जिंग होंगचिंग के बहुत करीब आ गए, जहां पर वो उन्हें जोरदार पंच कर देता है। लेकिन दूसरी तरफ मास्टर डूबूसी के बॉडी के ऊपर एक आर्मर था, जिसकी वजह से उस पंच का उन पर कोई भी इफेक्ट नहीं हो पाता। क्लोज रेंज फाइट में तो मास्टर डूबूसी को एडवांटेज मिल रहा था, लेकिन तभी अचानक हम देखते हैं कि मास्टर जिंग होंगचिंग ने मास्टर डू बूसी को पीछे की तरफ धकेल दिया, क्योंकि सोल गाइडिंग वेपन को दूर से अटैक करने में काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज है। और हम देखते हैं कि अचानक मास्टर जिंग होंगचिंग ने सोल गाइडिंग वेपन की तादाद और ज़्यादा इंक्रीज़ कर चुके उन्होंने यहाँ पर पूरे 1000 सोल गाइडिंग कैनन बाहर निकाल लिए थे, जिन सब की एनर्जी कंबाइन होते हुए यहाँ एक बहुत ज़्यादा पावरफुल अटैक
मास्टर डुबूसी पर चल चुकी है। अटैक इतना ज़्यादा पावरफुल था कि नीचे मौजूद बॉडी सेक्ट के और भी सारे डिसाइपल्स उड़ते हुए पीछे जा गिरे। मिंगडे हॉल में एक बहुत बड़ा एनर्जी ब्लास्ट हो चुका था। युहाओ भी अपने मन में कहता है कि यह अटैक तो बहुत ही ज़्यादा टेरिफाइंग था, जिसे तो शायद कोई भी सर्वाइव ना कर पाए। लेकिन तभी अचानक हम देखते हैं कि मास्टर डुबूसी की एनर्जी ने दोबारा आगे की तरफ बढ़ते हुए मास्टर जिंग होंगचिंग पर अटैक करना शुरू कर दिए थे। ये देखकर तो मास्टर जिंग होंगचिंग अपने आसपास एक बैरियर बनाते हुए खुद को प्रोटेक्ट तो कर चुके हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मास्टर डुबूसी को कुछ भी नहीं हुआ। स्काई ड्रीम तियानमिंग युहाओ को बताता है कि शायद मास्टर डुबूसी किसी तरह की पायरा मोरियल पावर का इस्तेमाल कर रहा है, जिसकी मदद से वो खुद को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकता है। इसी वजह से इतने ज़्यादा पावरफुल अटैक को भी उसके लिए सर्वाइव करना आसान हो गया। यहाँ बाहर की तरफ काफ़ी ज़्यादा खतरनाक फाइट चल रही थी। युहाओ सवाल करते हुए कहता है कि आखिर मास्टर डुबूसी ये सब कर क्या रहे हैं। उन लोगों ने बेशक यहाँ सीक्रेटली अटैक करने की कोशिश की, लेकिन अब तो उन लोगों की आइडेंटिटी रिवील हो चुकी है, तो आखिर यहाँ से वो लोग वापस क्यों नहीं जा रहे। जिस पर स्काई ड्रीम तियानमिंग जवाब देते हुए कहता है कि ज़रूर वो लोग यहाँ पर जिस चीज़ को हासिल करने के लिए आए वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा, क्योंकि चाहे बॉडी सेक्ट या फिर मिंगडे हॉल दोनों ही हार मारने की कोशिश नहीं कर रहे, वो लोग अपने आखिरी हद तक फाइट करेंगे। युहाओ स्काई ड्रीम तियानमिंग की सारी बातें सुनकर समझ गया था कि बॉडी सेक्ट वाले सोल मास्टर जरूर कुछ कीमती लेने के लिए आए हुए थे और मिंगडे हॉल वाले प्रोटेक्ट करना चाहता है, लेकिन आखिर वो चीज़ क्या होगी इसके बारे में अभी तक युहाओ को कुछ नहीं मालूम। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि टीचर माँ ने अपने सब डिसाइपल्स को कहा कि फ़ौरन अपना एक डिफेंस फॉर्मेशन क्रिएट कर लो, क्योंकि मैं स्पाइरल किलिंग डोमेन को एक्टिवेट करने वाला हूँ। जो सुनकर वो सारे के सारे रियो एकेडमी के डिसाइपल्स बिल्कुल ऐसा ही करते हैं। जबकि टीचर माँ ने भी स्पाइरल किलिंग डोमेन को एक्टिवेट कर लिया था। वो एक लेवल 8 का सोल गाइडिंग वेपन है जो कि काफ़ी ज़्यादा खतरनाक अटैक्स कर रहा था। इसकी वजह से बॉडी सेक्ट के सोल मास्टर को काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टी हो रही थी। मास्टर जिंग होंगचिंग भी ऊपर की तरफ मास्टर डुबूसी से फाइट करते हुए अचानक अपने पावर्स को इन्फिनिटी तक एक्सपैंड कर देते हैं। उनके वहां पर टोटल 10,000 सोल गाइडिंग कैनन समन हो चुके थे, जिनका अटैक तो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होने वाला था। इसलिए युहाओ पहले ही उस अटैक से बचने के लिए फ़ौरन ज़मीन के अंदर जाने शुरू हो गया। ये काम युहाओ के लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं होता, क्योंकि युहाओ के पास डार्क गोल्ड टेरर क्लॉ है जो कि आसानी के साथ जमीन के अंदर टनल को क्रिएट कर रहा था। लेकिन इसी तरह से जमीन के नीचे जाते हुए अचानक युहाओ एक और बड़े से टनल के अंदर गिर गया, जिसे देखकर युहाओ को अब सारी बातें समझ आने लग गई कि असल में बॉडी सेक्ट वाले लोग ये प्लानिंग बहुत ही वक्त से कर रहे थे। उसका रास्ता यही नीचे से कहीं पर होगा, क्योंकि उन लोगों के पास मेरी तरह सोल डिटेक्शन टेक्निक्स नहीं है, इसलिए वो लोग इन टनल के बीच अपना रास्ता नहीं ढूंढ पाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ मेरे लिए ये काम काफ़ी ज़्यादा आसान होगा। यहाँ यही बात कहते हुए युहाओ ने चारों तरफ अपने सोल डिटेक्शन टेक्निक को फैलाना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से उसे सारा अंडरग्राउंड रास्ता दिखना शुरू हो जाता है। ये करने के बाद युहाओ तेजी के साथ आगे की तरफ बढ़ते हुए आखिरकार युहाओ मिंगडे हॉल की सीक्रेट रूम तक पहुँच गया था, जिसमें यकीनन कुछ ऐसा है जो कि युहाओ को अट्रैक्ट कर रहा था। जहां इस सीक्रेट हॉल में एंटर होते साथ ही चारों तरफ लाइट्स ऑन होना शुरू हो गई और युहाओ अचानक हैरान होकर देखता है कि उसके सामने तो एक बहुत बड़ा सोल गाइडिंग रोबोट था। युहाओ अपने स्पिरिचुअल आइज की मदद से उस पूरे सोल गाइडिंग रोबोट को स्कैन करके देखता है कि उसके अंदर तो हज़ारों फॉर्मेशंस लगे हुए थे और आज तक युहाओ ने इतने ज़्यादा खतरनाक फॉर्मेशन कभी नहीं देखे। ये टेक्नोलॉजी बहुत ही ज़्यादा डेंजरस थी। युहाओ हैरान होते हुए खुद से कहता है कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि रियो एकेडमी कुछ ऐसा भी बना सकती है। इतनी ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी रियो एम्पायर के पास होगी, इसके बारे में तो किसी को भी मालूम नहीं होगा। और यह बात भी सच है कि चाहे मैं मिंगडे हॉल में कितनी देर तक भी कल्टिवेशन प्रैक्टिस क्यों ना कर लूँ, रियो एकेडमी के टीचर कभी भी मुझे इस तरह की एडवांस टेक्नोलॉजी को यूज़ करने या फिर उसे सीखने नहीं देंगे। युहाओ ये सारी बातें सोचने के बाद साइड की तरफ जाते हुए चेक करना शुरू करता है, जहां पर युहाओ को एक मैप दिखाई देता है। मैप के ऊपर 3 सिटीज़ को मार्किंग करके रखा हुआ था, जिनमें एक जिंगलुओ सिटी थी, दूसरी तरफ टियानडो और तीसरा था श्रेक सिटी। ये देखकर युहाओ को एक जोरदार झटका लगता है। वो समझ गया था कि रियो एकेडमी इन सोल गाइडिंग रोबोट का इस्तेमाल करते हुए इन 3 सिटीज़ पर हमला करते हुए तबाही मचाना चाहती है। असल में रियो एकेडमी ने ये सोल गाइडिंग रोबोट जंग के लिए क्रिएट किया है। ये बातें सोचते हुए तो युहाओ को वो सारे नज़ारे दिखने शुरू हो गए कि कैसे ये सोल गाइडिंग रोबोट पूरी की पूरी श्रेक सिटी को डिस्ट्रॉय कर देगा।
ये सोल गाइडिंग रोबोट कोई अच्छी चीज़ नहीं बल्कि ये दुनिया के लिए तबाही लेकर आ रहा है। इसलिए हम देखते हैं कि युहाओं ने फौरन अपने डार्क गोल्ड टेराक्लॉ को बाहर निकाल लिया था और वो गुस्सा होते हुए कहता है कि मैं उस जंग से पहले ही इस सोल गाइडिंग रोबोट को तबाह कर दूंगा, मैं इसका इस्तेमाल गलत हाथों में नहीं होने दे सकता। ये कहते साथ ही युहाओं ने तेजी के साथ जंप करते हुए अपने डार्क गोल्ड टेराक्लॉ का इस्तेमाल करते हुए उस सोल गाइडिंग को तोड़ने की कोशिश की। लेकिन इस सोल गाइडिंग रोबोट पर तो एक ज़रा सा खरोच भी नहीं आया, जिससे युहाओं को ये बात तो समझ आ जाती है कि ये सोल गाइडिंग रोबोट काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है, इसे डिस्ट्रॉय करना मेरे बस की बात नहीं, मुझे कोई दूसरा सोल्यूशन ढूंढना होगा। युहाओं ने अपने सोल डिटेक्शन टेक्निक की मदद से आसपास की हॉल को स्कैन करना शुरू कर दिया ताकि वो कोई दूसरा रास्ता निकाल सके। पूरे हॉल को स्कैन करते हुए अचानक युहाओं को एक चमकता हुआ क्रिस्टल दिखाई देता है। चमकता क्रिस्टल की तरफ जाने के बाद युहाओं को जानने को मिलता है कि ये तो एक स्टार सफ़ायर है। मास्टर फैन यू ने युहाओं को ट्रेनिंग के दौरान बताया था कि स्टार सफ़ायर एक ऐसा क्रिस्टल है जिसमें मिस्टीरियस पावर है। इस क्रिस्टल का इस्तेमाल करते तुम ऐसे सोल गाइडिंग डिवाइस स्टोरेज को क्रिएट कर सकते हो जिनके अंदर तुम कई सारी बड़ी बड़ी चीज़ों को स्टोर कर पाओगे, यानी कि यहाँ इस सोल गाइडिंग टूल को एक स्टोरेज की तरह इस्तेमाल कर सकता है। ये जानकर तो युहाओं काफ़ी ज़्यादा खुश हो गया क्योंकि वो किसी भी हाल में इस बड़े से सोल गाइडिंग रोबोट को किसी जंग में इस्तेमाल होने नहीं दे सकता था। हम देखते हैं कि युहाओं ने उस सोल गाइडिंग डिवाइस स्टोरेज का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, जो कि एक्टिवेट होते साथ ही अचानक से युहाओं की थर्ड सोल पावर को कंज्यूम कर चुका। युहाओं ये सब देखकर परेशान होते हुए कहता है कि मुझे जल्द से जल्द अपना काम पूरा करना होगा क्योंकि ये सोल गाइडिंग टूल मेरी सोल एनर्जी को काफ़ी तेज़ी से कंज्यूम कर रहा है। युहाओं ने एक बहुत बड़ा स्टोरेज पोर्टल ओपन करता है, इस सोल गाइडिंग रोबोट को उसके अंदर स्टोर कर लेता है, जो करने के बाद तो युहाओं खुशी खुशी वहां से वापसी की तरफ रवाना हो जाता है। वापसी की तरफ जाते हुए युहाओं को अचानक कांच टूटने की आवाज़ सुनाई देती है, इसीलिए युहाओं साइड में जाकर छुप गया और उसे जानने को मिलता है कि वो आदमी कोई और नहीं बल्कि बॉडी सेक्ट का एक सोल मास्टर था, जो कि यहाँ स्पेशली अपने मिशन को पूरा करने के लिए आया हुआ था। हम देखते हैं कि उसने सील गॉड प्लेटफॉर्म को अचीव कर लिया। ये देखकर युहाओं को अब आखिरकार समझ आ गया था कि बॉडी सेक्ट ने यहाँ मिंगडे हॉल पर इसीलिए हमला किया ताकि वो इस सील गॉड प्लेटफॉर्म को हासिल कर ले। तभी अचानक दूसरी तरफ बॉडी सेक्ट के सोल मास्टर को पीछे से किसी की आहट सुनाई दी, इसलिए वो सवाल करते हुए पूछता है कि बताओ कौन है वहां पर। तभी अचानक हम देखते हैं कि वहां पर तो मास्टर डुबूसी आ गए थे, जिन्हें देखकर तो वो सोल मास्टर घबराते हुए आगे की तरफ बढ़कर मास्टर डुबूसी के सामने आकर कहता है कि चेयरमैन, आखिरकार मुझे वो मिल गया। चेयरमैन डुबूसी भी काफ़ी ज़्यादा एटीट्यूड के साथ सील गॉड प्लेटफॉर्म को लेकर कहते हैं कि शाबाश, हम लोगों का मिशन पूरा हो गया, इसे मैं सील गॉड प्लेटफॉर्म को अब अपने साथ लेकर जा रहा हूं। जो कहते साथ ही सील गॉड प्लेटफॉर्म को मास्टर डुबूसी ले लेता है, लेकिन हमें जानने को मिला कि ये तो असली मास्टर डुबूसी है ही नहीं बल्कि युहाओं ने अपने सिमुलेशन टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए इस मास्टर डुबूसी को बनाया हुआ था। इसलिए जब वो सील गॉड प्लेटफॉर्म को अपनी स्टोरेज के अंदर रखने की कोशिश करता है तो अचानक ही वो वापस से बाहर निकल जाता है, क्योंकि सील गॉड प्लेटफॉर्म के अंदर जो सोल पावर था वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। इसी वजह से उस सोल मास्टर को भी यह बात मालूम होता है कि उसके सामने जो इंसान मौजूद है वो मास्टर डुबूसी नहीं बल्कि कोई बहरूपिया है, जिसकी वजह से वो सोल मास्टर गुस्सा होते हुए युहाओं की सिमुलेशन टेक्निक पर हमला कर देता है। दूसरी तरफ युहाओं भी खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए उस सील गॉड प्लेटफॉर्म को अपने सामने पकड़ चुका था। ये अटैक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था, जिसकी वजह से सील गॉड प्लेटफॉर्म टूट गया और उसके अंदर मौजूद वो बीस्ट फौरन से आज़ाद हो जाता है। बाहर आते हुए गुस्से के साथ कहता है कि तुम कमीने इंसानों, अब तुम लोग जिंदा नहीं बचोगे, मैं तुम सबको जान से मार डालूंगी। साथ ही चारों तरफ आइस एनर्जी फैल गई। आइस जेड स्कॉर्पियन एम्प्रेस तो वो आवाज़ सुनकर अपने मन में सवाल करते हुए कहती है कि यह आवाज़ जानी पहचानी फील हो रही है, आखिर ये आवाज़ है किसकी। तभी आइस जेड स्कॉर्पियन एम्प्रेस को याद आ जाता है कि ये कोई और नहीं बल्कि आइस एम्प्रेस है, इसलिए उसने युहाओं से कहा कि हमें फ़ौरन आइस एम्प्रेस के पीछे जाना होगा। उसकी बॉडी डिस्ट्रॉय हो गई, फिलहाल वो एक सोल फॉर्म में है और सोल फॉर्म में वो ज़्यादा देर तक सर्वाइव नहीं कर पाएगी, हमें जाकर उसकी मदद करनी चाहिए। युहाओं आइस जेड स्कॉर्पियन एम्प्रेस की सारी बातें सुनकर एक बार फिर से ऊपर की तरफ आ गया, जहां उसे जानने को मिलता है कि आइस एम्प्रेस तो अकेले ही यहां पर मास्टर जिंग होंगचिंग और मास्टर डुबूसी के साथ फाइट कर रही है और आइस एम्प्रेस का ओरा काफ़ी ज़्यादा डेंजरस थे। युहाओं ने आज से पहले इतनी ज़्यादा टेरिफाइंग आइस पावर कभी महसूस नहीं करी थी।
इसलिए आइस जेड स्कॉर्पियन एम्प्रेस युहाओ को आइस एम्प्रेस के बारे में बताती है कि वो नॉर्दर्न टेरिटरी के टॉप 10 सोल बीस्ट के 3 रैंकिंग पर आती है। वो वैसे तो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन इंसानों ने धोखे के साथ उसकी सोल को सील गॉड प्लेटफॉर्म में कैद कर लिया था और नीचे फाइट के दौरान अचानक उसकी सोल आज़ाद हो गई तो वो वापस से अपने सोल बीस्ट फॉर्म में आने की कोशिश तो करती है, लेकिन उसकी बॉडी डिस्ट्रॉय हो गई, इसलिए उसकी सोल भी ज़्यादा देर तक सर्वाइव नहीं कर पाएगी। वो अभी अपनी फुल स्ट्रेंथ का सिर्फ 10% पावर ही इस्तेमाल कर सकती है। वैसे पास में आइस एम्प्रेस ने एक बार मेरी जान बचाई थी, इसलिए इस बार मैं उसकी मदद करना चाहती हूँ, लेकिन इन लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये उसकी मदद कैसे करें, क्योंकि ऊपर की तरफ हम देखते हैं कि आइस एम्प्रेस तो वैसे ही काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थी। मास्टर जिंग होंगचिंग और मास्टर डू बूसी के फुल खतरनाक अटैक्स को भी वो आसानी के साथ ब्लॉक कर लेती है। साथ ही साथ वो गुस्सा होते हुए कहती है कि तुम इंसानों को अपनी गलती की कीमत चुकानी होगी। तुम लोगों ने धोखे से मेरा शिकार करने की कोशिश की, इसलिए तुम सबके सब मारी जाओगे। और आइस एम्प्रेस ने अचानक अपनी आइस एबिलिटीज़ को चारों तरफ फैला दी, जिससे युहाओ और बाकी सब लोग खुद को काफ़ी मुश्किल से बचा रहे थे। और आइस एम्प्रेस तो यहाँ एक बहुत ही बड़े ब्लास्ट के लिए खुद को तैयार कर लेती है, जिस ब्लास्ट से बचने का मास्टर जिंग होंगचिंग, मास्टर डूबूसी दोनों के पास ही समय नहीं था। और हम देखते हैं कि यहाँ एक खतरनाक ब्लास्ट हो गया, जिसके इफेक्ट के बाद हम लोग यहाँ मास्टर डूबूसी को देखते हैं। उनकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी, वो इतने ज़्यादा बुरे इंजर्ड हो चुके हैं कि अब वो ज़्यादा देर तक फाइट नहीं कर पाएंगे। मास्टर डूबूसी की भी कंडीशन ज़्यादा अच्छी नहीं थी और मास्टर जिंग होंगचिंग गुस्सा होते हुए कहता है कि इन कमीनों की वजह से हमने 1 लाख साल पुराने सोल बीस्ट एम्ब्रियो को खो दिया। इसलिए मास्टर जिंग होंगचिंग गुस्से के साथ अपने सामने मौजूद मास्टर डूबूसी पर हमला करना चाहता था, जो देखकर मास्टर डूबूसी अपने साथियों को रिट्रीट करने का बोलता है, क्योंकि इन लोगों को लग रहा था कि आइस एम्प्रेस ने तो खुद को सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर लिया, अब यहाँ रुकने का कोई फ़ायदा नहीं। जबकि दूसरी तरफ मास्टर जिंग होंगचिंग अपने साथियों से कहते हैं कि इन लोगों को फॉलो करो, हम इन लोगों को यहाँ से जिंदा जाने नहीं देंगे। मिंगडे हॉल के सोल मास्टर्स ने बॉडी सेक्ट के डिसाइपल्स को फॉलो करना शुरू कर दिया, जबकि नीचे की तरफ हम देखते हैं कि यहाँ मिंगडे हॉल के मलबे के नीचे युहाओ भी बेहोशी की हालत में पड़ा हुआ था और उसके सोल सी के अंदर आइस जेड स्कॉर्पियन एम्प्रेस ने आइस गॉडेस की जान बचा ली थी। लेकिन पिछले बड़े से ब्लास्ट में आइस गॉडेस ने अपनी काफ़ी ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम कर ली थी, इसलिए उसके बचने का ज़्यादा चांस नहीं था। आइस गॉडेस खुद को रिकवर नहीं कर सकती, उसकी सोल ज़्यादा देर तक यहाँ सर्वाइव नहीं कर पाएगी, वो जल्दी मिटकर राख होने वाली है। आइस जेड स्कॉर्पियन एम्प्रेस तो कुछ भी करके आइस गॉडेस को बचाना चाहती थी, इसलिए वो स्काई ड्रीम टियानमेंग से कहती है कि स्काई ड्रीम टियानमेंग, क्या तुम हमारी मदद कर सकते हो? अगर तुम युहाओ के साथ कंबाइन हो जाओ तो हम आइस गॉडेस को बचा सकते हैं। जिस पर स्काई ड्रीम टियानमेंग जवाब देते हुए कहता है कि इसका कोई फ़ायदा नहीं, बहुत देर हो गई। आइस गॉडेस स्काई ड्रीम टियानमेंग की बातें सुनकर कहती है कि मुझे माफ़ कर देना, अगर मुझे पहले ही मालूम होता कि तुम लोग यहाँ पर हो तो शायद मैं उस बड़े से ब्लास्ट का इस्तेमाल ना करती, वो मेरे पास सिर्फ आखिरी रास्ता था। अगर मैं उस बड़े से आइस ब्लास्ट टेक्निक का इस्तेमाल ना करती तो वो लोग मुझे दोबारा से कैद कर लेते। यहाँ आइस गॉडेस जब ये सब बता ही रही थी, तभी अचानक उसे बहुत ज़्यादा पेन होना शुरू हो गई, क्योंकि उसकी सोल डिस्ट्रॉय हो रही है। साथ ही साथ उसकी बॉडी से काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल की आइस एनर्जी बाहर निकल रही थी, जिसकी वजह से युहाओ को भी चोट लग सकती है। आइस गॉडेस आइस जेड स्कॉर्पियन एम्प्रेस और स्काई ड्रीम टियानमेंग से कहती है कि मैंने पूरे 7 लाख साल तक कल्टिवेट की, इसलिए मेरी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है, इसकी मदद से तुम दोनों भी मारे जा सकते हो। तुम लोगों को जल्द से जल्द मुझे इस सोल सी से बाहर निकालना होगा, मैं नहीं चाहती कि मेरी बॉडी के एक्सप्लोजन के साथ तुम दोनों भी मारे जाओ। यहाँ जब वो ये सब कह ही रही थी, तभी अचानक हम गॉड कैलेमिटी नेक्रोमांसर इलेक्ट्रोलेक्स की आवाज़ सुनाई देती है, जो कि आइस गॉडेस से कह रहा था कि तुम्हें यहाँ से जाने की कोई ज़रूरत नहीं। आइस गॉडेस भी वो आवाज़ सुनकर पीछे की तरफ पलटते हुए देखकर कहती है कि ये तो एक गॉड की सोल है। जिस पर गॉड कैलेमिटी नेक्रोमांसर इलेक्ट्रोलेक्स जवाब देते हुए कहता है कि मैं पूरी तरीके से गॉड तो नहीं, क्योंकि मैं गॉड रेल्म में कभी गया ही नहीं, मैं कभी एक इंसान हुआ करता था। एक वक्त तो ऐसा आ गया था जब मेरी हालत भी बिल्कुल तुम्हारी तरह थी, मैं सिर्फ एक सोल कॉन्शियस बनकर रह गया था, जो कि ज़्यादा देर तक स्टेबल भी नहीं रह सकती थी। तुम्हें देखकर मुझे खुद की याद आ गई, तुम तो एक स्नो गॉडेस हो जिसे हेवन एंड अर्थ की पावर से बनाया गया, तुम जैसे क्रिएचर को इतनी आसानी के साथ यूं खत्म नहीं होना चाहिए। ये सारी बातें सुनकर स्नो गॉडेस सवाल करते हुए कहती है कि सीनियर, क्या आप मुझे बचाने का कोई रास्ता जानते हो? जिस पर गॉड कैलेमिटी नेक्रोमांसर इलेक्ट्रोलेक्स जवाब देते हुए कहता है
कि हाँ मेरे पास एक स्पेशल टेक्निक है। अगर मेरे पास मेरी मेन बॉडी होती तो तुम्हारे सर्वाइवल के चांसेस 80% तक थे, लेकिन अब मैं खुद भी एक सोल बन चुका हूँ, तो इसलिए तुम्हारे सर्वाइवल के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो गए। हो सकता है कि तुम्हारे सर्वाइवल चांसेस 30% तक हो। तो बताओ क्या तुम ये रिस्क लेने के लिए तैयार हो, क्योंकि इसमें तुम्हें काफ़ी ज़्यादा तकलीफ होगी। जो सुनकर स्नो गॉडेस तो थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ गई। आइस जेड स्कॉर्पियन एम्प्रेस और स्काई ड्रीम तियानमेंग स्नो गॉडेस से कहते हैं, तुम भी हमारे साथ ही सोल सी में रुक सकती हो। तभी अचानक सोल सी में युहाओ की भी आवाज़ सुनाई देती है, जो कि स्नो गॉडेस से कह रहा था कि मेरा नाम युहाओ है, मैं इस सोल सी का ओनर हूँ और मुझे आइस जेड स्कॉर्पियन एम्प्रेस से मालूम हुआ कि तुम उनकी दोस्त हो, इसलिए मैं चाहता हूँ कि हम लोग मिलकर तुम्हारी जान बचाए। तुम मेरी सोल सी में रह सकती हो। यहाँ सब लोगों का इतना अच्छा बिहेवियर देखकर तो स्नो गॉडेस काफ़ी ज़्यादा खुश हो गई थी और स्नो गॉडेस आखिरकार इसके लिए अग्री हो जाती है। जहाँ पर हम देखते हैं कि गॉड कैलेमिटी नेक्रोमांसर इलेक्ट्रोलेक्स ने भी अपने स्टाफ का इस्तेमाल करते हुए एक स्पेशल टेक्निक को परफॉर्म करना शुरू कर दिया था, जिस दौरान वो अपनी एबिलिटीज़ का इस्तेमाल करते हुए स्नो गॉडेस की सोल को सील करने की कोशिश करता है। इस दौरान बेशक स्नो गॉडेस को भी काफ़ी ज़्यादा तकलीफ हो रही थी, लेकिन कुछ देर की लगातार मेहनतों के बाद आखिरकार हम देखते हैं कि गॉड कैलेमिटी नेक्रोमांसर इलेक्ट्रोलेक्स ने सक्सेसफुली स्नो गॉडेस की सोल को सील कर दिया, जिसका मतलब ये है कि अब स्नो गॉडेस को मरना नहीं होगा। वो कुछ देर तक यूं ही सील होते हुए अपनी सोल पावर को दोबारा से रिकवर करते हुए सर्वाइव कर सकती है। स्नो गॉडेस गॉड कैलेमिटी नेक्रोमांसर इलेक्ट्रोलेक्स का शुक्रिया करती है। गॉड कैलेमिटी नेक्रोमांसर इलेक्ट्रोलेक्स जवाब देते हुए कहता है कि तुम्हारी स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा हाई थी, जिसका मतलब तुम्हें रिकवर होने में काफ़ी ज़्यादा समय लगेगा। ये सब बातें कहने के बाद गॉड कैलेमिटी नेक्रोमांसर इलेक्ट्रोलेक्स आगे की तरफ रवाना हो गए। आइस जेड स्कॉर्पियन एम्प्रेस और स्काई ड्रीम तियानमेंग ये सब देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश थे और वो दोनों भी गॉड कैलेमिटी नेक्रोमांसर इलेक्ट्रोलेक्स का शुक्रिया अदा करते हैं। और इसी के साथ हमारा यह एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है।